गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू वीएसएस जयपुर। मेरा नाम मेघा शर्मा है और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिलेबस फॉर बीएसटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जनरली इस चैप्टर में से वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े से ट्रिकी बन के आते हैं, लैंग्वेज अलग करते हैं। तो ये वाला चैप्टर तो हमें पूरा ही पढ़ना है, इस चैप्टर को हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन में हम देखते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ये ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती रहती है, रुकती नहीं है। अगर आप एक ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेते हैं तो किसी दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मैनेज करना पड़ता है। अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं, 12th के लिए आप मैनेज कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को। आफ्टर 12th आप किसी और काम के लिए मैनेज करने के लिए, अपने करियर के लिए मैनेजमेंट करने लग जाएंगे, अपनी लाइफ को लेके मैनेजमेंट करने लग जाएंगे। किस चीज़ के लिए प्रोसेस करी जाती है? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरों से काम करवाना है, खुद काम करना इज नॉट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज प्लस मैन प्लस थिंग्स, मतलब लोगों और चीज़ों को मैनेज करना ही मैनेजमेंट है। अब वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ मैनेजरियल एक्टिविटी। अब वो एक्टिविटीज़ क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बारे में हम डीपली, आपके फेवरेट चैप्टर है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर, ये तीनों एक ही चीज़ होती है। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पूछा था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है बेटा? किसी गोल को पूरा करने के लिए हमेशा मैनेज किया जाता है, बिना वजह से मैनेजमेंट नहीं होता है। अभी आप स्टडी कर रहे हो, आई होप आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हो, तो आपकी गोल्स आपने डिसाइड कर रखे होंगे कि मुझे 90% लेके आना है, किसी को 80% लेके आना है। तो किसी भी गोल को कंप्लीट करने के लिए आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, अब यूनिवर्सल क्या होता है? सब जगह, हर जगह मैनेजमेंट होता है। आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, आप एक टेम्पल है, एक स्कूल है, एक पेट्रोल पंप है, आपका हर जगह मैनेजमेंट होना जरूरी है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल क्या होता है कि मैनेजमेंट एक चीज़ का नहीं होता, मैनेजमेंट 3 चीज़ों का होता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट में, वर्क में आप क्या करेंगे? यहाँ पे वर्क डिसाइड होता है, प्लानिंग करी जाती है, वर्क का डिवाइडेशन होता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आप क्या करेंगे? स्किल्स, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आप वर्क को डिवाइड करेंगे। अब जहाँ पे वर्क भी डिसाइड हो गया, पीपल को वर्क भी डिवाइड कर दिया गया, अब जहाँ पे एक्चुअल में काम स्टार्ट होगा वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमेशा चलता रहता है, रुकता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, दूसरे ऑब्जेक्टिव के लिए आप मैनेजमेंट करते जाएंगे, रुकेगा नहीं। नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, एक बार खत्म होने वाली प्रोसेस ये नहीं है। डिफरेंट मैनेजर, डिफरेंट फंक्शन। ये भी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कही हुई कि हर मैनेजर की स्किल्स अलग अलग होती है, सबका तरीका मैनेज करने का अलग अलग होता है। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। तो मैंने आपको बताया अगर मैनेजर अकेला काम करेगा तो ये मैनेजमेंट होता ही नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम करवाना। मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट टू गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो एक मैनेजर, सबसे अच्छा मैनेजर क्या है? जो दूसरे लोगों से काम करवा सकता है, साथ में मिलकर काम आपको करना है। आई को रिप्लेस करना है किससे? वी से। इसके आप एग्जाम्पल्स लिख के आइएगा तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यू चेंज होता रहता है। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा है कि बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, कस्टमर का टेस्ट हो गया, आपके बिजनेस रूल्स एंड पॉलिसीज हो गई, आपको कंटिन्यू उसमें चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। तो साथ में आपकी मैनेजमेंट स्किल्स भी उसके साथ में चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे, चॉक से पढ़ाते थे, थोड़ा सी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, स्मार्ट बोर्ड्स आए, अब टच स्क्रीन बोर्ड्स आ गए। तो जैसे जैसे टेक्निकली चेंज जो होता है, टेक्निकल एनवायरनमेंट चेंज होता है, वैसे वैसे आपको मैनेजमेंट भी चेंज होना चाहिए।
मैनेजमेंट इज ए इंटैंजिबल फोर्स। इंटैंजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते। मैनेजमेंट कितना अच्छा एक इंसान को देख करके नहीं बता सकते हैं आप कि ये कितना अच्छा मैनेजमेंट कर रहा है या कितना बुरा कर रहा है। आप उसके ऑर्गेनाइजेशन को देख के बता सकते हैं कि वो कितनी स्मूथली चल रही है, मतलब उसका मैनेजमेंट अच्छा है। अगर नहीं चल पा रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट से ज़्यादा आप डिसमैनेजमेंट फील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स 3 काइंड्स के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक मैनेजर क्यों मैनेजमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों करता है। सोशल क्या होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव और पर्सनल क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला तो है सर्वाइवल, कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आप क्या देखेंगे कि प्रॉफिट कमा लें हम, नहीं, आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो सर्वाइव तो कर जाए, एटलीस्ट जो मेरी जो कॉस्ट है जो मैंने बिजनेस में लगाई है मैं वो कवर कर लूँ। जब आप वो कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं, आपका ब्रांड जो है वो फेमस हो गया, उसके बाद आप नेक्स्ट थिंग सोचेंगे प्रॉफिट। सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया आपका प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर देंगे, और प्रॉफिट कमाने के बाद जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है उसको आप बिजनेस में ही लगा के न्यू ब्रांचेस खोलेंगे, न्यू मशीनरी लेकर आएंगे और एक्सपेंशन का सोचेंगे। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया ग्रोथ। अब सोशल, सोसाइटी के लिए क्या करेंगे आप, समाज के लिए क्या करेंगे आप। बिजनेस केवल कोई बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ करते रहेंगे। समाज के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। ऐसा नहीं आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप कुछ भी बना के दे रहे हो, आपको कम कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देना है। रीजनेबल रेट्स, वही बात हो गई, जो रेट्स है वो आपको रीजनेबल रखनी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिस जोग्राफिकल बाउंड्री में आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, एनवायरमेंट फ्रेंडली मतलब कि एनवायरमेंट को हैजार्ड नहीं करना है, आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बना के देने हैं। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पूरी करनी है। आपने चैप्टर क्लास 11th में पढ़ी होगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पूरा चैप्टर। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आते हैं जो आपके वर्कर्स के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वर्कर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, कम्पिटिटिव सैलरी। कम्पिटिटिव मतलब कि जो आपके कम्पिटिटर्स है जो सैलरी उनको देंगे, एटलीस्ट उतनी सैलरी तो आप उनको प्रोवाइड करें। सोशल एंड सेफ्टी नीड, वो समाज में उठ बैठ सके, उनका एक जीवन स्तर मेंटेन हो सके, उतनी आपको उनको सैलरी देनी है, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। रेस्पेक्ट फॉर कलीग, जो कलीग्स है, जो आपके वर्कर्स है, उनके लिए हार्मनी रखनी है, उनको रेस्पेक्ट देनी है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ये सारे पर्सनल गोल उनको अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हुए। पहले उनको किसको रखना है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को रखना है, बाद में वो अचीव करेंगे पर्सनल गोल। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट में बेटा 3 लेवल आते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ एंड प्रेसिडेंट्स, ये हमारे टॉप लेवल में आते हैं। मिडिल लेवल में कौन आता है, मैनेजर, जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हो गए, सेल्स मैनेजर हो गए, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया। लोअर लेवल में कौन आते हैं, ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स, फर्स्ट लाइन वर्कर्स, इंस्पेक्टर्स, ये हमारे आते हैं लोअर मैनेजमेंट में। अब टॉप लेवल काम क्या करता है, सबसे पहले प्लानिंग करेगा, सारे प्लान्स यही बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस यही बनाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, चीज़ें ऑर्गेनाइज ही करेंगे। कंट्रोलिंग यहीं से स्टार्ट होगी, मॉनिटरिंग और बाकी सारी फंक्शंस में नज़र यहाँ से रखा जाएगा, ठीक है। अथॉरिटी यहाँ रहती है, पॉलिसी फ्रेमिंग्स होती है और गोल सेटिंग की काम क्या करना है वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। मिडिल लेवल क्या करेंगे, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जो टॉप लेवल ने इंस्ट्रक्शंस दिए वो फॉलो करने हैं। इंस्ट्रक्शन जो देने हैं वो किसको देने हैं, लोअर लेवल को। मोटिवेशन जो देना है वो किसको देना है, लोअर लेवल को। इनका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, जो उन्होंने प्लान्स फ्रेम करके दिए वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। रिपोर्ट टू टॉप लेवल, और उसकी रिपोर्टिंग किसको करनी है, टॉप लेवल को। लोअर लेवल क्या होता है, मेंटेनिंग मोरल, सेफ्टी एंड डिसिप्लिन। मोरल मतलब कि जो वर्कर्स आपके साथ में एक्चुअली काम यही हो रहा है, तो जब बहुत सारे वर्कर्स होते हैं उनको किसी काम करने में परेशानी नहीं आ रही है, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। सेफ्टी, सारी मशीन की सेफ्टी देखेंगे कि उनको काम करने में कहीं किसी मशीन से उनको हैजार्ड नहीं हो जाए, डिसिप्लिन उनमें मेंटेन रहे। ये ऑपरेशन लेवल होता है और इनका केवल एक ही काम होता है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये फॉलो करेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये एग्जाम में नहीं आता, इसको हम डीपली हर एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, फिर भी फॉर अ ब्रीफ इसको देख लेते हैं। फंक्शंस आप सबको पता है,
फर्स्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं एक परफ्यूम प्रोड्यूस करने वाली कंपनी हूँ और मैंने फर्स्ट जो प्लान करा वो करा है कि मुझे 10,000 बॉटल्स परफ्यूम्स की बनानी है। ये प्लानिंग फंक्शन हो गया कि पहले से डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो गया, और वो 10,000 बॉटल्स बनाने के लिए कितनी मशीनरी लगेगी, कितनी मैन पावर लगेगी, कितनी मनी लगेगी, कितना मटेरियल चाहिए, ये हमारे पास है या हमें अरेंज करना है। तो वर्क स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। स्टाफिंग, ये तो थिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब यहाँ पे मैन पावर का ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर्स, परचेज, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये फंक्शंस है। इसके लिए आपके पास कितना स्टाफ है, कितने और स्टाफ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, प्रोडक्शन के लिए कितना स्टाफ है, हाउसकीपिंग के लिए कितना स्टाफ है, सप्लाई चेन के लिए है, लेबर्स है आपके पास में, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आपको डायरेक्ट करना है कि काम कैसे करना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या पॉलिसीज आप फ्रेम करेंगे, किस मेथड को आपको फॉलो करना है। लास्ट में है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड जो हमारा आउटपुट आया है उसको एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करना, कि जो हमने सोचा था कि 10,000 यूनिट बनाई हुई हैं वो एक्चुअली कितनी बनी, 11 बनी, बहुत अच्छी बात है। 9,000 बनी तो क्या इसके वो रह गए डेविएशंस, उसको हम नेक्स्ट टाइम चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। ये भी टॉपिक में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन के आएगा। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है कि ग्रुप एफर्ट्स को हम लेके चले ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ। देखते हैं मीनिंग, ब्रिंगिंग ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर टू ब्रिंग एक्टिविटीज इन सिंक्रोनाइजेशन। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं प्लानिंग, ठीक है। चलो मान लो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अब इनको जो जो काम असाइन करा था ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो बैठ रहा है एक दूसरे के साथ में। तो क्या इनका काम, जो गोल हमने डिसाइड करा था वो अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही कोऑर्डिनेशन की नीड हमें पड़ जाती है कि सारे जो डिपार्टमेंट है उनके जो ग्रुप एफर्ट्स है उसको हम इंटीग्रेट कर ले, एक जगह लेके आ जाए, और वो क्या करेगा, वो गोल्स हमारे पूरे करने में हेल्प करेगा। फीचर्स है कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक काम हो गया अब आपको कोऑर्डिनेशन आगे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल कंटिन्यू करना पड़ेगा, रुक नहीं सकता है कोऑर्डिनेशन। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, बताया मैंने अभी, सारे ग्रुप एफर्ट को एक जगह लेके आना इज कोऑर्डिनेशन। इट रिमेन्स अ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर। एवरी मैनेजर की डेलिब्रेट फंक्शन है, आपको करना ही पड़ेगा। आप इसको बिना करे एक अच्छे मैनेजर नहीं बन पाएंगे। डेलिब्रेट फंक्शन वही बात होगी। ऑल परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या हो गया, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। केवल एक मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं, एक टेम्पल में नहीं, एक हॉस्पिटल में नहीं, हमारे घर में हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन हो, कोऑर्डिनेशन सब जगह लगेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट कैसे अच्छा कर पाएं, तो इसके लिए F.W. टेलर और हेनरी फ्योल ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब क्या है कि ये आपको केवल गाइडलाइंस देता है, ये आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता है साइंस की तरह कि अच्छा आप इस केमिकल में ये डालो तो ये बन जाएगा। नहीं, ये आपको केवल गाइडलाइंस देता है, आपको हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। फॉर क्यों देता है गाइडलाइंस? फॉर मैनेजरियल मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, मतलब जो आपको हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, और बिहेवियर के लिए। बिहेवियर मतलब ये आपको बताता है कि किस सिचुएशन में बिहेवियर में आप अपने बिहेवियर में किस तरह का चेंज लेके आ सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाए। तो नेचर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। हर जगह एप्लीकेबल होते हैं वो, चाहे से इंडिया हो, फॉरेन हो, हॉस्पिटल हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह नेचर ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। दीज आर ओनली जनरल गाइडलाइंस। ये आपको कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता है किसी भी प्रॉब्लम का। आपको अपनी एक्सपीरियंस लगानी पड़ेगी, अपनी स्किल्स लगानी पड़ेगी, आपको हर तरह के एनवायरनमेंट में अलग अलग मैनेजरियल स्किल्स लगानी पड़ेगी। ये केवल आपको बताएगा कि किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए।
फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है वो रातों रातों नहीं बने, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे गए होंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी गई होगी, हर तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट उसको स्टडी करी गई होगी, फिर जाके प्रिंसिपल बने हैं। फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया, रिजिड नहीं है, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनको चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब ये चेंज हो सकते हैं। दिस इज नॉट रिजिड। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो बिजनेस प्रिंसिपल है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। मेनली बिहेवियर की स्टडी है कि किस सिचुएशन में आप अपने बिहेवियर में क्या चेंज लेके आ सकते हैं ताकि वर्कर्स के बिहेवियर में, वर्कर्स के काम में चेंज आ सके। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप बताता ये कि आप क्या करें तो उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे कि अगर आप वर्क डिवाइड करेंगे, एक प्रिंसिपल है डिवाइडेशन ऑफ वर्क, तो अगर आप वर्क डिवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे बर्डन कम होगा, उससे स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट बताता कि अगर आप ये वाला प्रिंसिपल यूज करोगे तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। कॉन्टीजेंट मतलब कि ये करना ही पड़ता है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको एक डीपली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दे कैन बी अप्लाइड इन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। चाहे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, ये प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई होते हैं। जनरल गाइडलाइंस, दे आर जनरल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग, हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन। ये रेडीमेड सोल्यूशन आपको किसी भी प्रॉब्लम का नहीं देते, इसमें आपको अपना एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है। Found by practice and experiment, they are developed after through research work on the basic of experience and manager। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगी, उसके बाद इनको बनाया गया है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब रिजिड नहीं है, अपने अकॉर्डिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। विच कैन बी अडैप्ट एंड मॉडिफाइड, मॉडिफाइड मतलब चेंज कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर डिमांड ऑफ सिचुएशन, मैन मेड प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशन की डिमांड होती है हम इसको चेंज कर सकते हैं। मेनली बिहेवियर, सिंस द प्रिंसिपल एम इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। तो ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कैसे। नेक्स्ट है अपना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें आपको बताया जाता है कि आप कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। दे इंटेंडेड टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन सिमिलर सिचुएशन। बार बार अगर सेम सिचुएशन आ रही है तो आप सेम प्रिंसिपल आप यूज कर सकते हो। कॉन्टीजेंट, देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि इसमें सिचुएशन दी हुई है कि ये वाला प्रिंसिपल इस सिचुएशन में काम आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू टेरी मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कैप्सूल्स ऑफ सेलेक्टेड मैनेजमेंट विजडम टू बी केयरफुली एंड डिस्क्रेंटली। ठीक है, अब हम फ्योल के बारे में पढ़ते हैं। फ्योल ने हमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं। तो कई बार होता है कि बच्चे प्रिंसिपल सारे पढ़ जाते हैं और फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में नहीं पढ़ता और एग्जाम में इन्हीं के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अबाउट हेनरी फ्योल, इनका जन्म हुआ था 1841 में, गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। तो इन्होंने क्या डिग्री ली थी, माइनिंग इंजीनियरिंग की, एंड जॉइंट फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860 के बाद में उनको 1988 में वहाँ का जनरल मैनेजर बना दिया। अब उस टाइम पे ये क्या थे, बैंकरप्सी पे थे। ये नहीं, इनकी कंपनी जहाँ के जनरल मैनेजर थे वो बैंकरप्सी पे थे, और इनके जो प्रिंसिपल्स थे, इनकी जो मैनेजमेंट स्किल्स थी, उन्होंने उसको इतना चेंज करा अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रिंसिपल से, कि वो कंपनी का जो टर्नओवर है वो बहुत ही अच्छा हो गया। तो इनसे अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं कर पाया अभी तक, इसलिए इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो उनकी थ्योरी किसने दी थी, फ्योल्स ने ही दी थी। अब प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं हम लोग। कितने प्रिंसिपल है, 14 प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट कौन सा है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, आप जो काम है वो डिवाइड कर दो। एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता, अगर आप उससे करवाएंगे तो एक तो उस पर बर्डन बढ़ेगा, उससे मिस्टेक ज़्यादा होगी। तो काम को आप उनकी स्किल और इंटरेस्ट और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप उनको डिवाइड कर दो। उससे क्या होगा, एक तो वो बहुत इंटरेस्ट लेके काम करेगा, क्वालिफिकेशन, ठीक है,
और उस पर बर्डन कम रहेगा, तो उसके काम में मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक बैंक में जाते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट के लिए एक अलग पर्सन रहता है, इंक्वायरी के लिए अलग रहता है, कैशियर अलग रहता है, सबके काम डिवाइड करे जाते हैं। अब वो डिपॉजिट करने वाला उस काम में कर करके अपने एक्सपीरियंस से उसने इतना टाइम दे देता है ना, परफेक्ट होता है कि उस काम को उसको क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। वो बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत कम टाइम में उस काम को पूरा कर लेता है। तो आपको डिवीजन ऑफ वर्क करना है ताकि आप वर्कर्स में स्पेशलाइजेशन लेकर आए और कम से कम मिस्टेक हो सके। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क, जॉब, जिसे हम स्मॉल टास्क में जो वर्क डिवाइड होगा उसको हम क्या कहेंगे, जॉब। एंड ईच वर्क इज डन बाय ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट। ऐसा नहीं किसी को भी काम दे दिया, ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट जो उस काम को कर सकता है, उसके अंदर स्किल्स है, उसको देना है। विच लीड्स टू ग्रेटर एफिशिएंसी। से क्या होगा कि अपनी ग्रेटर एफिशिएंसी लगाएगा इस काम को करने में, अपना स्पेशलाइजेशन लगाएगा इस काम को करने में, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब उसके पास एक ही काम है तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी। और रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट। अब उस काम करने में इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है कि वो अननेसेसरी वेस्टेज एंड मूवमेंट वो करेगा ही नहीं। सेकेंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें टेलर क्या कहते हैं कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साथ साथ चलनी चाहिए, बैलेंस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सारी अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं, क्या हो जाएगा, मिसयूज ऑफ पावर होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अथॉरिटी दी ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बस केवल, तो उसको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, इश्यूज क्रिएट होंगे। इसका अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, यहाँ पे डिसीजन लेने की पावर की बात हो रही है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, कि आपको जो काम दिया गया है वो आपको कंप्लीट करना ही है। विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्ट इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, कि मतलब अगर आपने केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको तो ये काम करना ही है विदाउट एनी अथॉरिटी, तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उस काम को करने के अंदर। सिमिलरली गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक हिम एरोगेंट एंड देयर इज फियर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। तो उससे क्या हो जाएगा, वो एरोगेंट हो जाएगा, उसको किसी की बात नहीं सुनेगा, अपनी पावर का क्या करेगा, मिसयूज करेगा। अच्छा बेटा, अथॉरिटी का जो ट्रांसफर होता है वो कहाँ कैसे होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, टॉप लेवल टू लोअर लेवल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लोअर लेवल टू टॉप लेवल। थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। इट इज द ओबीडियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बाय सबऑर्डिनेट। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरविजन एंड एट ऑल लेवल। जो भी सारे लेवल के सुपरवाइजर्स हैं उनका एक टास्क होता है कि उनको अपने लेवल पे डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, कि रूल्स एंड रेगुलेशन सब फॉलो करें, और अगर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे तो वहाँ पे उन पे क्या लगाई जाए, फेयर पेनल्टी। फेयर पेनल्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं आप उनकी पूरी सैलरी नहीं दे रहे। फेयर पेनल्टी कि उनके जो उन्होंने गलती करी है उसके जितनी ही उन पे पेनल्टी लगनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि हर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देने वाला, कमांड मतलब ऑर्डर देने वाला एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अलग अलग सुपीरियर से उसको ऑर्डर मिलेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उसका काम करने में डिसइंटरेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर है सॉरी, और मार्केटिंग मैनेजर है। तो मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है कि आप 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है नहीं आप 20% का दे दीजिए। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं इसको सेल्स कर देते हैं। सेल्स मैनेजर कह रहा है कि आप 20% दे दीजिए। अब यहाँ पे जो वर्कर है वो उसके कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि किसकी बात माने। तो जो कमांड है, जो ऑर्डर है, वो हर सुपीरियर को देने वाला एक ही होना चाहिए। लोअर लेवल को मिडिल लेवल कमांड देनी चाहिए, मिडिल लेवल को टॉप लेवल कमांड देना चाहिए। इट इम्प्लाइड दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर। एक ही सुपीरियर से उनको ऑर्डर मिलना चाहिए। ओनली अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन। क्या हो जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ हो जाएगी, डिस्टर्बेंस, काम करने में रुकावट होगी, देरी होगी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ओवरलैपिंग मतलब एक ही चीज़ बार बार हो जाएगी, बार बार वही सेम एक्टिविटी को दोहराया जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है गोल, एम, ये चीज़ आप ध्यान रखना। डायरेक्शन मतलब क्या होता है, गोल या एम। यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल गोल की, कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो,
मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, फिनेंस डिपार्टमेंट हो, उनके जो एफर्ट्स हैं ना वो सेम डायरेक्शन में आने चाहिए। काम उनका अलग अलग है लेकिन जो उनके एफर्ट्स जो काम कर रहे हैं उनका गोल सेम ही होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये सबको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि हम काम क्यों कर रहे हैं, हमारा मोटो काम करने का क्यों है। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान, कि सभी का हेड भी वन होना चाहिए जो हमने यूनिटी ऑफ कमांड में पढ़ लिया, और सभी का प्लान भी एक ही होना चाहिए। दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, से क्या होता है उनमें कोऑर्डिनेशन होके काम होता है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें कन्वर्ट किसमें करना है, जनरल इंटरेस्ट में। बेटा जो मैनेजर इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है वो सबसे अच्छा मैनेजर माना जाता है। मैनेजर के लिए ही प्रिंसिपल बनाए गए हैं, तो उनको एक प्रिंसिपल दिया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो वर्कर का इंटरेस्ट है उसको आपको डाइवर्ट कहाँ करना है, जनरल इंटरेस्ट या कि फिर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट में। मान लीजिए एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, उसको कहीं से कमीशन मिल रहा है कि आप हमारा रॉ मटेरियल यूज़ कर लो, आपको हम बहुत ही अच्छा कमीशन देंगे, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में जाएगा तो वो एक्सेप्ट कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी को कि ठीक है मुझे तो ऑफर मिल रहा है ना, मेरी तो इसमें पूरे मेरा तो अच्छा ही है, मेरे लिए तो कोई बुराई नहीं है। और अगर जनरल इंटरेस्ट में जाएंगे तो क्या देखेगा कि क्वालिटी कैसी है रॉ मटेरियल की, कहीं ऐसी क्वालिटी तो नहीं है कि बिल्कुल ही ख़राब प्रोडक्ट बन रहा है और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल ख़राब होगी, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बाद में देखना है, पहले किसको देखना है, जनरल इंटरेस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन मतलब कि उनको इतनी पेमेंट तो दें, इतना हम उनको पे स्केल दें कि वो कॉम्पिटिटिव सैलरी ले सके। कॉम्पिटिटिव सैलरी मतलब आपके कॉम्पिटिटर जितने उनको सैलरी दे रहे हैं उतनी तो उनको मिले एज पर देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। उनकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन को आप देखकर उनको सैलरी दे एंड योर पे स्केल। अब ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे अच्छे स्टैंडर्ड वाले मैनेजर लेके आ गए, आपको उनको पे स्केल देने की आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप अपने प्रॉफिट्स उनको दे रहे हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आप इन तीन चीज़ों को देखते हुए ही आप उनका पे स्केल डिसाइड करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं ऑर्गेनाइजेशन ही सारा बोलते कि कम से कम उनको दे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करे, या फिर ऐसा नहीं कि जितना वो मांग रहे हो उतना दे दे। सारी चीज़ें देख के देनी है आपको कि कंपटीटर कितना दे सकते हैं, स्किल्स कितनी होंगी, क्वालिफिकेशन कितनी है और आपकी कितनी कैपेसिटी है। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सारी पावर लेने का जो अथॉरिटी है वो एक पर्सन के पास में हो। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि वो एक पर्सन अपनी पावर लेने की अथॉरिटी डिवाइड कर दे। अब कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होके भी नहीं चल सकता है और डिसेंट्रलाइज होके भी नहीं चल सकता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो प्लानिंग का काम करते हैं तो ठीक है, बहुत सारे काम वो मिडिल लेवल को देते हैं, हमने डिसेंट्रलाइज कर देते हैं अथॉरिटीज़ को। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब एक जगह लेके आ जाना, ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो कुछ ही हाथों में रहे टॉप लेवल को। अब ये कौन सा डिसीजन है, जो मेन डिसीजन होंगे, ठीक है, वो केवल टॉप मैनेजमेंट ले और बाकी जो कम इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो मिडिल लेवल को दे दिए जाए। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजर, कि मिडिल लेवल को भी दे, लोअर लेवल को भी दे पावर लेने का। बोथ शुड बी completely centralized और completely balanced. No organization can be completely centralized और completely decentralized. कोई सा भी organization completely centralized होकर भी काम नहीं कर सकता और completely decentralized होकर भी काम नहीं कर सकता। 9th है स्केलर चेन, इंपॉर्टेंट है बेटा, आ सकता है। स्केलर चेन का क्या मतलब है, एक आपको कम्युनिकेशन पाथ बना के चलना है, उसी के थ्रू कम्युनिकेशन होना चाहिए। कि अगर एक लोअर लेवल का वर्कर एफ को बात करनी है ए से तो डायरेक्टली जाके बात ही नहीं करें, इससे क्या होगा कि छोटी छोटी बातों पे वो टॉप लेवल को परेशान करेंगे। तो उसके लिए एक पाथ बनाया है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ए तक पहुंचानी है तो आप पहले डी को दो, डी बी को बताएगा और बी ए को बताएगा। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाए, हो सकता है यहीं सॉल्व हो जाए, यहाँ पे जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अगर आपको बात एक एफ को कोई बात जी तक पहुँचानी है तो कैसे जाएगा, दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है। मान लो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये फिनेंस डिपार्टमेंट है, तो दोनों का तो कोई बात करने का सेंस ही नहीं बनता। तो एक फॉर्मल आपके लिए एक वे बनाया हुआ है कि आप डी को बताएगा, डी बी को बताएगा, बी ए को बताएंगे, ए सी को बताएंगे, फिर ई को बताया जाएगा, फिर जी को बताया जाएगा। अब
अगर कोई इमरजेंसी आती है कि हम इतना बड़ा रूट फॉलो नहीं कर सकते तो डायरेक्ट भी जाके जी से बात कर सकता है, इसको हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ये आ सकता है कि गैंग प्लैंक होता क्या है। द फॉर्मल लाइन अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट लोअर रैंक इज नोन एज स्केलर चेन, कि एक फॉर्मल अथॉरिटी है किसकी, सुपीरियर की और सबऑर्डिनेट्स की, जिस चेन में वो बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। एम्प्लॉय एट सेम लेवल कैन कॉन्ट्रैक्ट टू गैंग प्लैंक बाय द इन्फॉर्मिंग द, ठीक है, अगर उन एक सेम लेवल वाले वर्कर्स को एक दूसरे से बात करनी है किसी इमरजेंसी में तो क्या फॉलो कर सकते हैं वो, गैंग प्लैंक। ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है बेटा, ऑर्डर वाला वो नहीं, कमांड वाला ऑर्डर नहीं, यहाँ पे मतलब है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कि हर इंसान और हर चीज़ का एक अरेंजमेंट होना चाहिए, एक जगह फिक्स होनी चाहिए। कि एक बॉस को बात करनी है, एक टॉप लेवल CEO को बात करनी है प्रोडक्शन मैनेजर से, फ़ोन करके पूछेगा कहाँ है, वो कहता है 2nd फ्लोर पे, और वो 2nd फ्लोर पे जाएंगे जब तक वो 3rd फ्लोर पे चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जगह फिक्स होनी चाहिए, हर चीज़ की एक जगह फिक्स होनी चाहिए। मान लीजिए अब जो मूवमेंट होते हैं ना बेटा, देखो 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, प्रोडक्टिव मूवमेंट और एक होता है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होता है कि जैसे कि टीचर को क्लास लेनी है तो क्लास वाइज जाएगा, वो तो उसको करना ही पड़ेगा, वो प्रोडक्टिव मूवमेंट है। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या हो गया कि अब उसकी जो कबर्ड है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो बार बार अप डाउन कर रहा है बुक्स को लेने के लिए, ये हो गया अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, जिसको हम रोक सकते हैं, जो कोई भी प्रोडक्टिविटी हमारे को नहीं दे रहा। तो उनके मूवमेंट को देखकर हम उनके अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कम कर दें, हर चीज़ को एक ऑर्डर प्लेस करें, एक फिक्स जगह प्लेस कर दें कि उसको जब चाहिए वो वहीं से लेकर आए, बार बार उसका मूवमेंट किसी भी काम के लिए नहीं हो। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन, हर इंसान और हर चीज़ का एक प्लेस डिसाइड होना चाहिए। एंड एवरीवन शुड बी इट्स डिजिग्नेटेड प्लेस, और सबको वहीं पे उस चीज़ को वापस पहुंचानी है जहां से लिया है। पीपल मटेरियल मस्ट बी सुटेबल प्लेस टाइम है मैक्सिमम एफिशिएंसी। इससे क्या होगा कि हर चीज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी से और अप्रोप्रिएट टाइम पे पूरी होगी, कोई बहाना नहीं बना सकेगा कि हमको तो मिला ही नहीं। इक्विटी मतलब भेदभाव नहीं करना है, सबको आपको सेम मानना है, किसी भी रिलीजन, किसी की लैंग्वेज, किसी का कास्ट, किसी के सेक्स, किसी का कुछ भी XYZ कुछ भी इशू, आप उनमें भेदभाव नहीं कर सकते। द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। नहीं करना है आपको किसी भी चीज़ के, सैलरी लेवल कुछ भी बात हो, आप उन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। बिलीफ ऑफ बेसिक यूनिटी कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नेशनलिटी, ठीक है, ये भी एक हो गया कि इसके ऊपर भी आप उस पर भेदभाव नहीं कर सकते। एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड। नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड एंड पनिश्ड, किसी भी बिना रीजन के किसी को भी ना तो पनिश किया जाए और ना उसका फेवर्ड किया जाए, कि अगर उसने कुछ गलत काम करा है तो उसको भी पनिश किया जाए। आपका चहीदा या फिर ऐसे जो लोग होते हैं उनका फेवर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल्स। पर्सोनेल्स होते हैं वर्कर्स। पर्सोनेल्स का मतलब क्या होता है बेटा, वर्कर्स की आपको स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है। सबसे पहले तो आप इंटरव्यू, आप सिलेक्शन वर्कर का सोच समझ के करें, उसके बाद में उनका क्या प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद में आप इंश्योर कर लें कि ये वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिका रहे। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आपको दूसरा वर्कर वापस सिलेक्शन करना पड़ेगा, वापस उसको ट्रेन करना पड़ेगा, अननेसेसरी आपके लिए एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी और काम करने में वापस देरी होगी। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय द rigorous procedure, the selected person should be kept at the post for a minimum period decide to show result, कि इतना तो उनको टाइम देना चाहिए कि वो अपना काम करके आपको दिखा सके। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आप डिसीजन मेकिंग में जो है वो सारे लेवल को आपको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि क्रिएटिव आइडियाज, ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े। वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी देयर प्लान्स एंड इम्प्रूवमेंट्स, कि वर्कर्स को भी बोला जाना चाहिए कि आप भी प्लान्स रेडी करो इम्प्रूवमेंट के लिए, और क्या काम कर सकते हैं उनको भी बोलना चाहिए ताकि उसमें क्रिएटिविटी वो भी लेके आ सके। इनिशिएटिव मीन्स टेक फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन, इट्स थिंकिंग आउट एग्जीक्यूटिंग द प्लान, कि आप ही बता दो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बेस्ट वे क्या होगा। एस्पिरिट डिकॉप्स मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट शुड बी प्रमोट टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब सबको मिलकर काम करना है। यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉय, हार्मनी मतलब एकता, सारे एम्प्लॉय को साथ में लेके चलना है,
आई को किससे रिप्लेस करना है, वी, ठीक है। आई को आई डिड इट नहीं बोलना है, क्या बोलना है, वी डिड इट, ठीक है। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल हो गए हैं फ्योल के। इसके बाद में आएंगे टेलर के प्रिंसिपल। उससे पहले हम टेलर के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इनका जन्म हुआ था 1856 में। वॉज अ पर्सन हु विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन 1878 एंड 1884 रोज फ्रॉम अ रैंक और ऑर्डिनरी sites of chief engineering and Midway Steel Company, USA. Taylor conducted a number of experiments and came into conclusion that workers were producing much less than the target standard task. मतलब इनका था कि हर चीज़ की एक साइंस होती है, किसी भी काम करने की एक साइंस होती है। आप अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये काम करने में इतना टाइम लग सकता है या फिर इतना पैसा लग सकता है, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब इन्होंने कैलकुलेट करा तो उन्होंने क्या पाया कि जो वर्कर्स हैं वो अपना स्टैंडर्ड टास्क पूरी एफिशिएंसी से पूरा नहीं कर रहे हैं, वो अपना 100% वहाँ पर नहीं दे रहे हैं। ऑल्सो बोथ द पार्टीज मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर हॉस्टाइल टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों में एक दूसरे के लिए रंजिशें हैं, एक दूसरे पे वो पाल के बैठे हुए कि लोअर लेवल बिल्कुल ही नफरत कर रहा है टॉप लेवल से, और टॉप लेवल कह रहे हैं तो काम ही नहीं करते, इनको बस सैलरी चाहिए। He gave a number of suggestions to solve this problem. तो उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, प्रोपाउंड एंड थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टू एम्प्लॉयज द यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सपर्टाइज इंस्टेड ऑफ हिट और ट्रायल मेथड। कि हिट और ट्रायल मेथड ना करके इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक प्रिंसिपल दे दिए कि आप ये करके देखिए। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या हो गया कि आप ये आप पॉलिसी यूज़ करो, फिर देखो ये काम कर रही है नहीं कर रही, अच्छा नहीं कर रही तो कोई दूसरी पॉलिसी यूज़ करो। तो जरा ये मत करो, इन्होंने प्रिंसिपल दिया, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेल नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, ये इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजर अटेम्प्ट द एलिमिनेटेड वेस्टेज टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों करा जाता है, ताकि वहाँ से वेस्ट कम से कम हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है। तो उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच और एवरी पर्सन एट ऑल हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। डीपली पढ़ लेते हैं इनको। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब देखो अलग अलग पढ़ना है इनको। साइंस है नॉट रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, रूल ऑफ थंब नहीं है। हार्मनी से काम करना है, डिस्कॉर्ड से नहीं करना। कॉपरेशन से चलना है, इंडिविजुअलाइजेशन से नहीं चलना, ठीक है। तो साइंस क्या कह रही है, देयर शुड बी अ साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट एंड जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल्स ऑफ थंब। और हर चीज़ का साइंस होती है, एक बेस्ट मेथड होता है जिससे आप वो काम कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी कर सकता है, ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकता है। हो सकता है एक वर्कर होता है वो 100 यूनिट बनाने में थक जाता है क्योंकि उसका मेथड सही नहीं है। हो सकता है एक वर्क है 150 यूनिट बना के भी नहीं थकता क्योंकि उसका मेथड बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बेस्ट मेथड कौन देगा, हो सकता है ये टॉप लेवल के पास हो सकता है लोअर लेवल में भी कोई वर्कर हो जो बहुत अच्छे मेथड से काम कर रहा है, ठीक है। तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, चेंज लेके आते रहना चाहिए। रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए कि जो चलता आ रहा है वैसे ही चलना है। चाय बनाने का ये तरीका है तो यही तरीका है, आप उसके बाद कुछ भी अपना नया मत लेकर आओ। तो मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए, उसको अपने एक्सपीरियंस से बार स्किल्स से डेवलप किया जाना चाहिए। किसी एक तरीके में उलझ के नहीं रह जाना चाहिए कि काम करने का यही तरीका है, इसी से होगा। हार्मनी मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्री करना। डिस्कॉर्ड मतलब होता है डिसएग्री करना। इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो लोअर लेवल है उनकी भी बात सुनो, उनकी भी बात को एग्री करो अगर वो सही बोल रहे हैं। हर बात में उनको ये बोल देना कि नहीं तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं पता, तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, एक दूसरे पे उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इट इम्प्लाइड दैट देयर शुड बी मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर एंड वर्कर इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट ईच अदर रोल ऑफ एलिमिनेटिंग एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो, इसलिए आपको लोअर लेवल की भी बात सुननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। कॉपरेशन मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। आप अकेले कोई काम नहीं कर पाएंगे, या कोई भी इंसान अगर आप उसको अकेले को काम दे दोगे तो नहीं कर पाएगा, मिस्टेक ज़्यादा होगी, ओवरबर्डन होगा। कॉपरेशन के साथ काम करना है। यहाँ पे भी आप एग्जांपल दे देंगे, रिप्लेस आई विथ वी। जैसे कि टीम इंडिया कॉपरेशन के साथ काम करती है, क्रिकेट टीम,
बॉलर बॉलिंग कर रहा है उससे पहले अपने आंखों के इशारे से सबको बता देता है कि किसको कहाँ खड़े होना है, कीपर को क्या करना है, जो बाउंड्री के पास है उसको क्या करना है। तो वो होता है उनका कॉपरेशन के साथ काम करना। अगर इंडिविजुअलाइजेशन, वो उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं करे, बॉल डाले जा रहा है, किसी को कुछ पता ही नहीं कि आगे इसका स्टेप क्या होने वाला है, तो ऐसे नहीं करना है। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड, मतलब इसी प्रिंसिपल, मतलब दोनों का सेम है, इसी प्रिंसिपल को आगे बढ़ के बताया गया है कि आपको कॉपरेशन के साथ काम करना है, इंडिविजुअलाइजेशन के साथ नहीं। whereby कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑफ वर्कर्स शुड बी अडॉप्टेड, कि अगर कोई वर्कर आपको कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा है तो उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। देयर शुड बी नॉट स्ट्राइक ऑफ बोथ मैनेजर एंड वर्कर्स, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पोर्शन ऑफ टुगेदर, सारा काम मिलके करना है। अच्छा, कोई वर्कर एब्सेंट हो जाता है तो टॉप लेवल को ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, मैं तो टॉप लेवल पे या मिडिल लेवल पे बैठूँ। कॉपरेट, साथ में मिलके काम करना चाहिए। इसका फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इतना आप अपने वर्कर को ट्रेन करो कि अपना 100% आउटपुट उनसे लो, इतना अच्छे से उनको ट्रेन करो, ट्रेनिंग दो, उनको नॉलेज दो। इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑल पर्सनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर देयर साइंटिफिक सिलेक्शन एंड असाइनमेंट वर्क सूटेड फॉर देयर टेम्परामेंट, मतलब उनको काम देने के बाद, उनके लिए डिवाइड करने के बाद में आपको उनको उस काम के लिए इतना ट्रेन करना है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो जाए, 100% अपनी प्रोडक्टिविटी पूरी की पूरी वो दे। दिस विल बी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स, जो उसकी स्किल्स है वो पूरी यूटिलाइज होगी। द वर्कर बी फुलफिल पॉसिबल एक्सटेंड, और जितना वो अपनी पावर को एक्सटेंड कर सकता है, अपने कैपेबिलिटी को एक्सटेंड कर सकता है, वो करेगा। अब ये 5 प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए कुछ टेक्निक्स भी है, जैसे कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क स्टडी में आता है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी एंड लास्ट डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। तो सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेनशिप, इसमें उन्होंने 8 फॉर्मेन बताए हैं, 8 बॉस बताए हैं कि एक तो काम को आप डिवाइड कर दो। 2 तरह के वर्कर्स होते हैं, एक जो सोचते अच्छे हैं, क्रिएटिव होते हैं, और एक होते हैं वो क्रिएटिव, उनका माइंड नहीं चलता, वो काम ही अच्छा करते हैं, वो वर्क अच्छा करते हैं। ठीक है, तो जो क्रिएटिव है उनको बना दो प्लानिंग चार्जेस, तो उनको काम से बिल्कुल दूर ही रखो कि तुम्हें कुछ काम नहीं करना, तुम्हें केवल क्या करना है, प्लानिंग करनी है। और जो क्रिएटिव नहीं है, जो काम करने पे विश्वास रखते हैं, उनको बता दो आप प्रोडक्शन चार्जेस। ठीक है, अब प्लानिंग इन चार्जेस में कौन कौन है? सबसे फर्स्ट आएगा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क आपको बताएगा कि किस सीक्वेंस में काम होना चाहिए, पहले कौन सा काम होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको बताएगा कि किस काम को करने का बेस्ट वे क्या है, किस तरीके से करना है, किस मेथड से करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपको देखेंगे कि किस टाइम को करने में कितना टाइम लग रहा है और कितना पैसे, कितनी कॉस्ट की जरूरत होती है, आप उससे ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करें। ठीक है, तो ये आपका देखेगा कि जो सारे क्लर्क्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इन शॉर्ट डिसिप्लिन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन अमंग द वर्कर्स, कि सारे जो वर्कर्स हैं वो रूल्स और रेगुलेशन में काम कर रहे हैं, इनको डिसिप्लिन इंचार्ज भी बोल सकते हैं, कि डिसिप्लिन भी रहना जरूरी है ना। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज, जो काम करेंगे, जहाँ पे एक्चुअली काम हो रहा है वहाँ के लिए इंचार्ज। गैंग बॉस रिस्पॉन्सिबल है कि सारे टूल्स, सारी मशीनरी, सारा रॉ मटेरियल रेडी रहे। काम करने से पहले इन सब चीज़ों का मेक श्योर करें कि सारे टूल्स, मशीन सब काम करने से पहले वर्कर्स के पास में रेडी रहे। स्पीड बॉस देखेंगे कि टाइम अननेसेसरी वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं वर्कर्स, टाइम उनका एक्यूरेट कम्प्लीकेशन ऑफ जॉब करने में उनको कितना टाइम लग रहा है और कितना वेस्ट वो कर रहे हैं। रिपेयर बॉस कि कोई भी मशीनरी, कोई भी टूल अगर ख़राब हो गया तो उनको हैंड टू हैंड वो चेंज करवाएंगे, उनको वर्किंग कंडीशन में लेके आएंगे। इंस्पेक्टर क्या चेक करेंगे? क्वालिटी ऑफ वर्क, कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो क्वालिटी का है या नहीं है। सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि आप स्टैंडर्ड फॉलो करो। अगर शर्ट बनाने वाली कंपनी है वो 42 नहीं, अगर मान लीजिए अगर एल साइज़ का कोई शर्ट बना रही है तो बाकी की कंपनी का एल साइज़ का सेम मेजरमेंट होगा जितना वो फॉलो कर रही है। सारी कंपनियां एल साइज़ की वही मेजरमेंट रखेंगी, वो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि मोर्टिन ऑल आउट,
वो रिफिल जो है वो मॉर्टिन में भी लग जाएगी और ऑल आउट में भी लग जाएगी। तो एक स्टैंडर्ड साइज फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि शूज़, अगर आपको 7 नंबर का शूज़ आता है तो सारी ब्रांड के 7 नंबर के ही आएंगे, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड साइज फॉलो कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है कि अननेसेसरी एक्टिविटीज़ कुछ हो रही है तो उसको बंद कर दिया जाए। शूज़ का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपकी कंपनी है, शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप बना रहे हैं साइज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आपको क्या पता चल रहा है कि 6 और 12 तो सेल बहुत कम हो रही है। अब इसके लिए आप सारा काम कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ इसको कर रहे हैं, अब वो सेल नहीं हो रही तो फिर आपको उसके लिए डिस्काउंट भी लगा रहे हैं, मार्केटिंग टीम को लगा रखा है कि ठीक है स्टॉक को ख़त्म करना है, तो आप उसको प्रोडक्शन करना ही बंद कर दीजिए, तो आपकी बहुत सारी एक्टिविटी और आपका टाइम वहाँ पे बच सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, वेयर एज सिंप्लीफिकेशन रिफर्स टू एलिमिनेटिंग superfluous varieties of production. It result of saving the cost, labor। अच्छा, इससे क्या होगा कि एक तो आपकी कॉस्ट बचेगी, इन दोनों को बनाने के लिए मैन मटेरियल बचेगा, टाइम बचेगा, लेबर, मशीन्स, टूल्स, इन सब की कैपेबिलिटीज बच जाएगी। इट लीड्स टू फुलर यूटिलाइजेशन। अब इससे क्या होगा कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीज द टर्नओवर। अब ये जो बाकी बच गई 7, 8, 9, 10, 11 जो साइज बच गई, सारी यूटिलाइजेशन, सारे रिसोर्सेज इन्हीं पे लगा दिए गए जाएँ ताकि प्रोडक्शन बढ़े और आपकी सेल इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है मेथड स्टडी। वही मैंने बताया, बेस्ट मेथड होता है किसी काम को करने का, वो आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करेंगे? या तो आप अपने ही एक्सपीरियंस से देख लीजिए, आप एक काम को बार बार करेंगे तो आप अपने आप ही उस मेथड को, आपको पता लग जाएगा कि मैं जल्दी इस काम को कैसे कर सकता हूँ। या फिर आपको देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन कर रहा है और उसी का मेथड सब फॉलो करेंगे। एक काम को करने के लिए एक मेथड होना चाहिए और वो आप साइंस से पता करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि मैं इस मेथड से करती हूँ तो आपको भी इसी से करना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। एक साइंस लगाएंगे, उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कम टाइम में कौन सा मेथड यूज़ आ रहा है और वही मेथड पूरा ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे टू डूइंग द जॉब। किसी भी काम को करने का बेस्ट वे पता लगाना है, टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी एंड यूज़ द मटेरियल, जिससे कि क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी, आपकी लेबर की, आपकी मशीनरी की फुल एफिशिएंसी यूज़ होगी, ठीक है। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि अननेसेसरी मोशन नहीं हो, वर्कर्स काम से ज़्यादा अनप्रोडक्टिव वे में ज़्यादा मोशन नहीं करें। 2 तरह के मोशन मैंने आपको बताए हैं, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। कि प्रोडक्टिव मोशन तो ठीक है, अगर प्रोडक्टिव काम के लिए लोग इधर उधर घूम रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर अनप्रोडक्टिव काम के लिए घूम रहे हैं कि अगर सीजर वहाँ रखिए फिर उसको लेके आ रहे हैं, फिर यूज़ ले रहे हैं, फिर वहाँ रख के आ रहे हैं, फिर वापस ज़रूरत पड़ गई फिर लेके आ रहे हैं, फिर रख रहे हैं, तो क्या करेंगे आप उसको यहीं ला के रख देंगे टूल्स को कि आप यहीं से ले लो, बार बार यहाँ पे टाइम आने जाने में टाइम वेस्ट मत करो। इट इज़ अ साइंस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्टफुलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग अननेसेसरी indirected and influence the motion of workers machine and identify the best method of work, जिससे कि आप बेस्ट मेथड ऑफ वर्क करने में ज़्यादा ध्यान लगाएं, मोशन में कम, इधर उधर जाने में कम। टाइम स्टडी, किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, वो कैसे पता लगाएंगे? आप 10 वर्कर को मिलकर काम कराइए, देखिए एवरेज टाइम कितना आ रहा है उस काम को करने के लिए और वो डिसाइड कर लीजिए काम इतने समय में हो जाना चाहिए। कम समय में करेंगे तो बर्डन आउट फील करेंगे आपके वर्कर, ज़्यादा समय दे देंगे तो उनमें लेजीनेस आ जाएगी, ठीक है। इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब। किसी भी काम को करने के लिए आप टाइम डिसाइड करो, टाइम लिमिट बाउंडेड बना दो कि इस समय में ये काम पूरा हो जाना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, क्यों करते हैं टाइम स्टडी? इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कि हमें कितने एम्प्लॉय चाहिए होंगे, ये काम अगर हमें इतने टाइम में करना है तो हमें और कितने एम्प्लॉय लगेंगे। उन्हीं एम्प्लॉय को तो हम बर्डन आउट नहीं फील कर सकते ना कि नहीं तुम्हें ही करना है और इसी समय में करना है, ऐसा नहीं, हमें और एम्प्लॉय की जरूरत होगी, तो कितने एम्प्लॉय की जरूरत होगी। फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको कितने इंसेंटिव दिए जाने चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी हमें टाइम स्टडी करनी होती है। एंड लास्ट है फटीग स्टडी। फटीग का मतलब होता है थकावट, कि ठीक है काम ही काम करवाए जा रहे हैं आप लेबर से, उसको थकावट भी होती है, उसको थकान भी होती है, उसकी भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि एक इंसान कितनी देर तक काम करने के बाद उसको थकावट महसूस होती है, उसको थकान महसूस होती है, उसको कितने इंटरवल की ज़रूरत होती है और कितने टाइम बाद रेस्ट की ज़रूरत होती है, कितनी बार रेस्ट की ज़रूरत होती है और कितनी देर के इंटरवल की ज़रूरत होती है और कितनी टाइम बाद उस इंटरवल की ज़रूरत होती है। फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट, कितने टाइम का रेस्ट चाहिए
और कितनी फ्रीक्वेंसी में रेस्ट चाहिए। मतलब कि अगर कोई इंसान 4 घंटे लगातार काम कर रहा है तो अब उसकी वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी कम, ठीक है। अब वो धीरे धीरे काम करने लगा, मिस्टेक ज़्यादा करने लगेगा, तो ठीक है 4 आवर्स के बाद आप उसको एक क्या देंगे, रेस्ट टाइम दे देंगे। अब कितनी देर का चाहिए, 15 मिनट का चाहिए, आधे घंटे का चाहिए, 1 घंटे का चाहिए, 15 मिनट का चाहिए, ठीक है। अब वापस वो 3 आवर्स और काम करता है, वापस उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो ठीक है आफ्टर 3 ऐसे हो सकता है कि 4 आवर्स आप स्टार्टिंग में दे, उसके बाद फिर 3 आवर में आप उसको रेस्ट टाइम दें, उसके बाद वापस 3 आवर्स में दें। तो ये होता है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट कितना चाहिए, ये स्टडी करनी होती है। इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क, द रेस्ट इंटरवल will enable worker to regain their loss of stamina। इससे क्या होगा कि जो उनका स्टेमिना लॉस हो गया वो वापस से रिगेन हो जाएगा। लॉस स्टेमिना thereby अवॉइडिंग, जिससे क्या अवॉइड होगा, एक्सीडेंट्स अवॉइड हो जाएंगे, रिजेक्शन मतलब कि मिस्टेक अवॉइड हो जाएगी, वो अच्छा काम कर पाएगा, अपना एफिशिएंसी का 100% देगा। एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब कि लोग काम करना ही बंद करते हैं, उस इंडस्ट्री में काम करना ही पसंद नहीं करते, तो वो कम हो जाएगी। डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम मतलब कि आप उनको जो वेजेस दे रहे हो वो हर इंसान को अलग अलग दो, जो सैलरी दे रहे हो, जो इंसेंटिव्स दे रहे हो, जो हर इंसान को क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। आपको डिसाइड करना चाहिए कि अगर आप 50 यूनिट से ज़्यादा बना रहे हैं तो आपको मिलेंगे 100 रुपीज़, अगर आप 50 यूनिट से कम बना रहे हैं तो आपको मिलेंगे 80 रुपीज़। तो अगर कोई 1-2 पीसेस भी कम बनाएगा तो उनके वेजेस में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ सकते हैं, जिससे कि वो एक तो मोटिवेट होंगे कि ठीक है हम ज़्यादा बना रहे हैं, हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और एक जैसी सैलरी देंगे तो क्या होगा कि ठीक है मैं तो काम कर रहा हूँ, मुझे तो इतनी सैलरी मिल रही है, वो तो काम ही नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप उनके काम के अकॉर्डिंग उनको पे स्केल देंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। दिस सिस्टम लिंक्स वेजेस and productivity, the standard output per day establish the two piece rates of use, higher for those who achieve more than the standard output। जो standard output है जो हमने 50 करा है उससे अगर ज़्यादा अचीव करते हैं तो उनको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए। effective workers and lower for the inefficient and slow workers, और जो कम एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, धीरे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी कैसी मिलनी चाहिए, लो मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए। थर्स इफेक्टिव वर्कर्स विल बी रिवॉर्डेड, कि जो इफेक्टिव वर्कर्स है, एफिशिएंट वर्कर्स है, उनको क्या मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, बोनस मिलने चाहिए, और इनइफेक्टिव वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो और भी अच्छा काम कर सके। तो ये हमारा चैप्टर 1 और 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो हमें बहुत ही डीपली पढ़ना था। इसके आगे चैप्टर 4 और 7 जो स्टाफिंग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।